So dear students, meantime we have studied about the primary part of the chapter employment, informalization and other issues. Now we will proceed towards some more important points, such as the first point is growth and changing structure of employment. So again I'll ask you all to please open your NCERT book and come on to the page number 124. There you will find the topic 7.6 which refers growth and changing structure of employment. Dear students, from the chapter 1 we have been talking about only the agriculture part, which is a dominant sector in our country. और ये हमें पता है कि एग्रीकल्चर में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन एनरोल्ड है उसकी वजह से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इसका क्राउड थोड़ा सा कम है. लेकिन ये चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे धीरे धीरे इसके अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस होते जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे चेंजेस इसके अंदर होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्राउड थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के अब प्रोसीड कर रहा है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में. उसका रीजन क्या है बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी हमारी मेंटालिटी टेंडेंसी ऐसी ही बनी हुई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग इलिटरेट होते हैं या उनका लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं होता है. ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. लेकिन जैसे जैसे लिटरेसी रेट इंक्रीज होती जा रही है, विलेज एरिया में रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे भी लिटरेसी स्प्रेड होती जा रही है, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस स्टार्ट हो रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट माइग्रेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होने की वजह से अब जो यूथ जनरेशन है वो माइग्रेट कर रही है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, लिटरेसी गेन कर रही है और फर्दर उनको ऐसा फील होता है कि इतनी स्टडीज या इतनी एजुकेशन गेन करने के बाद में वो फिर से विलेज में जाके एग्रीकल्चर वर्क करेंगे. जी नहीं, तो वो एग्रीकल्चर को वहां पे क्विट करके जो फर्दर जनरेशन आ रही हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एनरोल हो रही हैं. आपकी बुक में बेटा रिलेटेड डेटा गिवन है कि कुछ लास्ट सिनेरियो में हमने ऐसा देखा है कि जहां तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% पॉपुलेशन एनरोल्ड हुआ करती थी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट प्रेजेंट एरा में वो रिड्यूस होकर रह गया है अब 50% पे. देखिएगा बेटा बुक में आपको गिवन है ये सेम थिंग. जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 125. देयर यू विल फाइंड द सेम थिंग. लेट अस लुक एट टू इंडिकेटर्स दैट वी हैव सीन इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस. यहां से स्टार्ट करेंगे और आप देख रहे हैं यहां पे इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, this side you can see the data is given related to the very same thing. और बताया हुआ है हमने कि यहां पे ईयर वाइज किस तरह से चेंजेस हुए हैं. In 1972-73 about 74% of workforce was engaged in primary sector and in 2011-12 this proportion has declined to about 50%. अंडरलाइन कीजिएगा इसको कि 72 to 73 के ड्यूरेशन में हमने देखा कि nearby 74% of the total population was occupied in primary sector, but later on according to the observations of year 2011 and 12 it has declined to 50%. अब क्या है बेटा, यहां तो रिड्यूस हो गया लेकिन फिर पॉपुलेशन जा कहां पे रही है? एग्रीकल्चर को छोड़ के. सो एग्जैक्टली वो अब प्रोसीड कर रही है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में. देखिएगा बेटा यहीं पे आगे आपको गिवन है, यू मे नोटिस दैट द शेयर्स ऑफ दीज सेक्टर्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 to 24%, that is secondary sector, and 15 to 27% respectively in the tertiary sector. इसको अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, तीनों लाइंस को आपको अंडरलाइन करना है. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कहा कैसे चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस हमें क्या बताते हैं? दिस चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नो डाउट ग्रोथ तो हो ही रहा है. इस ग्रोथ को देखने के लिए मैं आपको रेफर करूंगा, नीचे आपको एक डायग्राम गिवन है, एक चार्ट गिवन है बेटा, इस पे फोकस कीजिएगा एक बार आप, जहां पे आपको गिवन है एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी. दोनों में यहां पे डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है. वो क्या है कि जीडीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा इंक्रीज. आप देखिएगा इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो डार्क वाली लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयमेंट एंड दैट लाइट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स जीडीपी. जीडीपी अपर है देन एम्प्लॉयमेंट. तो क्या लगता है बेटा, बिना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुए जीडीपी इंक्रीज हो रहा है. और जीडीपी इंक्रीज कैसे होता है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ द produced goods and services in any of the country, that is termed as GDP. GDP इंक्रीज हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो कैसे हो सकता है? डेफिनेटली बेटा यहां जो पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट टर्म यूज में लिया गया है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को मोर ओवर कवर करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर तो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहां पे पर्सन अपनी मर्जी से काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा, या एक अप्रॉक्सीमेटली इस कैटेगरी को हम क्या कह सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी कि फादर और मदर
दे बोथ आर वर्किंग ऑन द लैंड। अब साथ में जो उनके घर के बच्चे वो भी जाके वहां पे काम कर रहे हैं। सो डू यू फील कि वो भी एक तरह से प्रोडक्शन सेक्टर में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, या फिर उनकी इस एक्टिविटी को भी हम एक तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी कह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। ये एक तरह की डिस्गाइज कैटेगरी, जिसको हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे, ये एक तरह से डिस्गाइज भी है। वो क्यों? क्योंकि जितने वर्कर्स की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोडक्शन, उससे एक्सेस वर्कर वहां पे आके अगर काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। जस्ट दे आर रिप्रेजेंटिंग द थिंग कि हाँ काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, तो उनको हम एक तरह से एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं। चेंजिंग स्ट्रक्चर हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को अब ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। रीजन इसका यही कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों में इस तरह की अवेयरनेस आ रही है, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रही है, इस वजह से पॉपुलेशन अब एग्रीकल्चर या इस तरह के लो वर्क्स को छोड़ के प्रोसीड करती है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स पे। और साथ में इसका एक इफेक्ट ये भी है कि जैसे जैसे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज पहले से ज्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं, तो लोगों ने प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के इंडस्ट्रीज को भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पहले इंडस्ट्रीज बहुत रिमोट एरियाज में हुआ करती थी, अब सिटी एरिया में, सिटी से नियर बाय एरिया में इजीली कन्वीनियंस फैसिलिटीज लोगों के पास अवेलेबल है, टेक्निकल नॉलेज गेन होने लगी है, तो लोग इंडस्ट्रीज को भी ज्यादा प्रेफर करें रादर देन दिस एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर्स। फर्दर यू कैन सी टेबल नंबर 7.3 ऑन पेज नंबर 126। यहां भी बेटा आपको सेम थिंग को रिप्रेजेंट किया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिकेड्स। आपको एक क्रोनोलॉजिकल डेटा प्रोवाइडेड है ईयर वाइज की कहां पे कैसे इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद में बेटा एक चीज आती है हमारे पास में, अंडरलाइन कीजिएगा आप इसको, पेज नंबर 126 सेकेंड लास्ट लाइन है। स्कॉलर्स कॉल द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये जो हमारे यहाँ का चेंजिंग स्ट्रक्चर है ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उसका एक रीजन है बेटा कैजुअलाइजेशन। और कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? जहां पे किसी वर्कर को कैजुअल बेसिस पे कभी वर्क मिल रहा है तो कभी नहीं मिल रहा। और ये हमारे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा को चेंज हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के, रेगुलर सैलरीज को छोड़ के कैजुअलाइजेशन पे जा रहे हैं, जहां कभी वर्क मिल रहा है कभी नहीं भी मिल रहा। उसका रीजन ये भी हो सकता है दैट जहां पे रेगुलर सैलरीज उनको गेन हो रही है वहां पे सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा कम है, ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर कम है, लेकिन इसी तरह का वर्क जब उनको कैजुअली मिलता है, समटाइम्स ओनली दे रेंडमली दे गेट वर्क, तब भी उनको सैलरीज काफी अच्छी मिल रही है। तो वो भी एक तरह का हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जीडीपी उसकी वजह से फिर भी इंक्रीज होती जा रही है। Then on the page number 127 you can see informalization of Indian workforce. Informalization क्या होता है बेटा? informalization का मतलब the one is formal sector and the another is informal sector. तो जब हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को लेके हम कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर्मल सेक्टर्स को छोड़ के इनफॉर्मल सेक्टर्स पे लोग काम पहले से ज्यादा करने लगे हैं। मतलब एक तो फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल है। हमें दिखता है ऐसा कि क्राउड जो है एट प्रेजेंट इनफॉर्मल सेक्टर्स की इंक्रीज होती जा रही है, सो दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन। क्या डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में बेटा? रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम किसी फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, देयर मिनिमम 10 वर्कर्स शुड बी देयर, ठीक है। किसी भी फॉर्मल सेक्टर के अंदर कम से भी कम नहीं तो 10 हायर्ड वर्कर्स होने चाहिए, जो कि फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होते। दूसरी चीज क्या है बेटा? फॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्कर्स को कुछ सोशल सिक्योरिटीज रिसीव होती है, जैसे कि पीएफ अमाउंट हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती है, ग्रेचुटी अमाउंट हो सकता है, कुछ ऐसे बेनिफिट्स गेन होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब इनफॉर्मल सेक्टर हमारी कंट्री में कहां पे? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि हमारी कंट्री का एक जो मोर ओवर द एक इंपॉर्टेंट चंक है, दैट इज ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। रिमेनिंग पार्ट कहां रह गया बेटा? सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। यह भी जरूरी नहीं कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर किसी एक फॉर्मल सेक्टर को डेवलप किया जाता हो सकता है वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आ हो, इंडस्ट्रीज को रनिंग किया जा रहा है, लेकिन कोई सिंगल 2 और 3 पीपल आ हो जो कि किसी इंडस्ट्री को रन करे एक स्मॉल लेवल पे, तो वहां पे भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती हमारी, दैट देयर शुड बी मिनिमम 10 वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स। इसके अलावा उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, लाइक सोशल सिक्योरिटीज नहीं दी जा रही है, तो उस सेक्टर को भी हम कह देते हैं कि दैट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर।
और जब तक बेटा हमारी कंट्री में इनफॉर्मलाइजेशन रहेगा तब तक कंट्री का एक स्टैंडर्ड भी डेवलप नहीं हो पाएगा। ये डिफरेंस क्रिएट करता है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को डिस्टिंग्विश करता है कि एक फॉर्मल सेक्टर में सर्वाइव करने वाला जो पर्सन, उसकी पर्सनालिटी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, और जो दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर है उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका एजुकेशन स्ट्रक्चर, इनमें डिफरेंस होता है। और बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर हमारी कंट्री में इसलिए ज्यादा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में ही सर्वाइव कर रही है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, माइग्रेशन फैसिलिटी सबके पास नहीं है, लोगों की टेंडेंसी और ऑर्थोडॉक्सी आज तक भी चेंज नहीं हो पा रही है। इस वजह से इनफॉर्मलाइजेशन आज भी कंट्री में हमारे पीक लेवल पे है। फॉर द सेम थिंग आप अंडरलाइन करेंगे बेटा, यहां पे पेज में 127 पे आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है दैट ऑल द पब्लिक सेक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट्स एंड दोज पब्लिक सेक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट्स व्हिच एम्प्लॉय 10 hired workers or more are called formal sector establishment, and those who work in such establishments are formal sector workers। जो चीज अभी मैंने आपको बताई है, सेम बुक में आपको गिवन है that there should be at least 10 workers, 10 hired or more than that, फाइन। और ऐसे वर्कर जो फॉर्मल सेक्टर्स में काम करे दे आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर्स होते हैं, ठीक है। इसी के बाद देखिएगा आगे लिखा हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर्स इंक्लूड मिलियन ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, owners of small enterprises and people working in those enterprises, as also the self-employed who do not have any hired workers। क्या बताया बेटा कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे कि लेबर क्लास वर्क हो सकती है, फार्मर्स हो सकते हैं जो कि अपना खुद का काम खुद ही कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर एक फार्मर को किसी भी तरह के लैंड वर्क से रिलेटेड लोगों को हायर करना पड़े, लेबर को हायर करना पड़े, वो खुद का काम खुद भी कर सकता है। इट कैन बी दैट कि उसके पास पीस ऑफ लैंड बहुत स्मॉल है तो उसको किसको हायर करने की जरूरत नहीं है, या फिर फैमिली मेंबर्स खुद ही मिलकर सारा काम कर लेते हैं। स्टिल इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मल सेक्टर। तो ये एक तरह से इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्रीज करता जा रहा है हमारी कंट्री में। साथ में जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स है वो सारे भी एक तरह से इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। चाहे किसी की शॉप है, किसी का कोई छोटा सा बिजनेस है, तो वो भी एक तरह का इनफॉर्मल सेक्टर को स्प्रेड करता जा रहा है, ठीक है बेटा। अब आ जाइएगा आप नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 128, और यहां पे आपको एक रेशियो गिवन है ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द वेरी टॉप, अबाउट ओनली 6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, I can say that of the working population is occupied in formal sector। हमारी कंट्री की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का ओनली एंड ओनली 6% पार्ट ही ऐसा है, 6% चंक ऐसा है जो कि ऑक्यूपाइड है और वर्क कर रहा है इन द फॉर्मल सेक्टर। रिमेनिंग इज 96%। तो 96% इनफॉर्मलाइजेशन हमारी कंट्री में आज भी एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से कंट्री की जो ग्रोथ होनी चाहिए, एक डेवलपमेंट होना चाहिए, एक कंट्री का जो लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो डेवलपमेंट या ग्रोथ आज भी इसी वजह से नहीं हो पा रहा। या दैट इज टू ट्रू कि लोग जो काम कर रहे हैं वो अपनी अर्निंग्स को गेन कर रहे हैं, लाइवलीहुड को गेन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इसके लिए एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे कोई एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अपने किसी भी छोटे बड़े ऑक्यूपेशन से कुछ ना कुछ इनकम उसको रिसीव हो रही है, दैट इज ओके। लेकिन इसके अलावा और भी तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होते हैं फॉर्मल सेक्टर के, क्योंकि जब तक कंट्री की ग्रॉस लेवल पे पॉपुलेशन डेवलप नहीं हो सकती है, हम अदर कंट्रीज से तब भी डाउन में ही रहेंगे, उनका कंपटीशन हम गेन नहीं कर पा रहे हैं। Now, next we need to discuss is unemployment. On the page number 130 it is given in your book. क्या होता है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट? कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो कोई भी ऐसा पर्सन जो भी किसी तरह की कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में, प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, इज ही अनएम्प्लॉयड? और आई कैन से दैट एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज दैट पर्सन who is seeking for the work, who wants to do any of the work, but he is not getting any type of work। कौन सा अनएम्प्लॉयड होगा बेटा? फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड कैटेगराइज्ड पर्सन विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयड। रीजन क्या है? देखिए मैंने क्या डिस्टिंग्विश किया है यहां पे। द फर्स्ट कैटेगरी वाज दैट कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्ट इनफ। सेकंड कैटेगरी में मैंने आपको यह बताया है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि वर्क करना चाहता है, किसी भी तरह की जॉब गेन करना चाहता है, बट ही इज नॉट गेटिंग दैट टाइप ऑफ जॉब। डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? एक ऐसा पर्सन जो काम नहीं कर रहा, दैट कैन बी यू एज वेल,
वो तो आप भी हैं बेटा। वो क्यों? क्योंकि अभी जो आपकी एज है दैट इज ओनली सिक्योर्ड फॉर योर एजुकेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज 60 प्लस पीपल। जो लोग 60 प्लस हो जाते हैं उनको भी हम वर्किंग पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर या फिर प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, सो दे विल बी अनएम्प्लॉयड। जी नहीं, अनएम्प्लॉयड पर्सन एक ऐसा पर्सन होगा जो कि खुद आगे होकर काम करना चाहता है लेकिन उसको उसके इक्वल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी वर्क नहीं मिल पा रहा, वो होता है अनएम्प्लॉयड पर्सन। कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी एग्जिस्ट करता है। और इसका रीजन क्या है? कुछ ऑर्थोडॉक्सी, आज भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक मेल कैंडिडेट को भी बाहर जाके जॉब नहीं करने देना चाहते। दे वांट कि जो उनका कोई भी पुश्तैना बिजनेस है, अपना जो भी काम चला रहा है वो सिर्फ उसी में कंट्रीब्यूशन करे। ठीक है, वो उसमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है लेकिन क्या उसको उसके बदले में कुछ इनकम रिसीव होगी? अगर इनकम रिसीव हो रही है देन ही विल बी एम्प्लॉयड। लेकिन अगर इनकम रिसीव नहीं हो रही है, वो जस्ट अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो वो फिर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो क्या है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वर्कर को उसके बदले, उसके काम के बदले में कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन रिसीव होना चाहिए। इसमें बेटा कुछ अलग अलग कैटेगरीज बताइए हमें। अगर हम हमारी इंडियन इकोनॉमी को ऑब्जर्व करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे कुछ होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी देयर, कुछ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो सकता है। कौन कौन सी कैटेगरीज है इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा पेज नंबर 131, और यहां देखिएगा बेटा अंडरलाइन करते हुए चलेंगे दैट NSSO defines unemployment as a situation in which all those who owing to lack of work are not working but either seek work through employment exchanges। क्लियर है चीज कि कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड तो है, काम भी करना चाहता है, जॉब के लिए सीख भी कर रहा है अपने रिलेटिव या फिर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, कुछ एजेंसीज होती है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं, किसी को क्या है रखा है, रेफर कर रखा है कि प्लीज कहीं भी कुछ मेरे अकॉर्डिंग जॉब हो तो प्लीज आप मुझे जरूर रिकमेंड कीजिएगा। इस तरह से कुछ इनके टर्म्स होते हैं एक दूसरे से। तो एक ऐसा पर्सन काम करना चाहता है लेकिन उसको वर्क नहीं मिल पा रहा, तो NSSO ने बेटा इसकी डेफिनेशन दी अकॉर्डिंग टू द सेम थिंग। नेक्स्ट आता है कि NSSO के अलावा और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सर्वे करते हैं। यहीं पे देखिएगा आप इसी पेज पे आपको दिया हुआ है दैट देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट किया जाता है कौन कौन करता है, अंडरलाइन करेंगे इसको। रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया में जो रिपोर्ट ऑफ सेंसस मतलब सेंसस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका सर्वे करता है विद इन 10 ईयर्स। नेक्स्ट आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एक तरह से NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो जो कुछ इस तरह से एक्सचेंज करवाते हैं एम्प्लॉयमेंट का, उनके पास भी काफी सारा डेटा रिसीव होता है रिलेटेड टू द सेम थिंग। एग्जैक्टली एक्सचेंज वालों के पास कौन जाएगा, वही पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है। तो वो फिर फर्दर इस तरह के डेटा को गवर्नमेंट को प्रोसीड करते हैं ताकि गवर्नमेंट इस चीज को ऑब्जर्व कर पाए कि कंट्री में कितना % पॉपुलेशन ऐसे जो कि आज भी अनएम्प्लॉयड है, कितनी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। ठीक है बेटा, इसी पेज पे आगे हमें कुछ बाइफर्गेशंस दिए हुए हैं कि कंट्री में किस किस तरह के अनएम्प्लॉयड हैं, या इंडियन इकोनॉमी की अगर स्पेशली बात करें तो हमारी कंट्री में कौन कौन सी कैटेगरी का अनएम्प्लॉयड पर्सन आज भी एग्जिस्ट करता है। जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी पर्सन जॉब करना चाहता है, एक्सचेंजर से बात करता है लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है, इस सिचुएशन को कहा जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा बेटा, इसको कहा जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इस टाइप्स को लर्न करना जरूरी, क्योंकि जो रिसेंट हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, है ना। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको बोलूंगा आप इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। देन द नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करता हूं बेटा। सपोज कोई भी एक लैंड है, ठीक है, फार्मर वहां पे काम करता है, उस काम को करने के लिए ही रिक्वायर्स ओनली 2 persons, उसको सिर्फ 2 ही लोगों की जरूरत है काम कराने के लिए। ही हायर 2 workers, 2 लोगों को उसने हायर कर लिया और वो खुद 3 जनों ने मिलकर वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया। वर्क इज गोइंग ऑन, प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। बट सपोज ही हायर्स 7 workers, अगर वो 7 workers को हायर करता और एक वो खुद, नाउ टोटल इज 8। डू यू फील कि जो काम 3 लोग कर रहे थे, 8 लोग उस काम को क्या करेंगे मिलके? ठीक है, उनकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं यहां पे 8 लोगों की, बट स्टिल इफ ही हैज हायर्ड
तो उससे इफेक्ट क्या होगा बेटा, डे बाय डे जैसे जैसे हम यहाँ पे अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करें, वेरिएबल फैक्टर इज लेबर, ठीक है, जैसे जैसे लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने आप रिड्यूस होने लग जाएगी। वो क्यों, क्योंकि लैंड तो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है, उसमें तो कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे, लैंड अपने आप में एक तरह का फिक्स्ड फैक्टर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उन वर्कर्स का होना या ना होना एक ही बराबर है, तो क्यों ना उनको फ्री कर दिया जाए वहां से। सो दैट टाइप ऑफ कैटेगरी विल बी नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उस कैटेगरी को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, नेक्स्ट अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग विलेज एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहां पे उनका जो भी वर्क चलता है रिलेटेड टू क्रॉपिंग एंड ऑल वो सारा प्रोसेस हो गया। अब एक ड्यूरेशन ऐसा होता है जिस ड्यूरेशन में लैंड को कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया जाता है, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए रेस्ट दिया जाता है जब तक कि वहां पे कोई क्रॉपिंग नहीं की जाती, सो दैट लैंड या जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। उस ड्यूरेशन में फार्मर क्या करेगा, सो इन दैट सिचुएशन दे पीपल कैन माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज, वो माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया में, वहां पे उन्हें 1-2 महीने के लिए जो भी कुछ काम धंधा मिल जाता है वहां पे 2-3 महीने के लिए काम करके वापस अपने विलेज में लौट जाते हैं, ठीक है। तो वो जो ड्यूरेशन है महीने 2 महीने 3 महीने का, जिसमें कि उनके पास अपनी लैंड पे काम करने के लिए नहीं है, सो दैट सिचुएशन इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक सीजन के अकॉर्डिंग होता है। जब ऐसा सीजन आएगा जबकि जिस वक्त लैंड को रेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसी वक्त तो पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट के, जो कि आपको आपकी बुक में ही गिवन है। ऑन पेज नंबर 132 यू कैन फाइंड द सेम थिंग, यहां पे आपको गिवन है इसके टाइप्स, एंड 131 पे भी इसके टाइप्स गिवन है जो भी मैंने आपको इलेबरेट करके बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। डू यू फील सो कि कंट्री में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अकर हो रही है और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करेगी? गवर्नमेंट हैज टू डू लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। नो, गवर्नमेंट को बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं बेटा, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हम बात करें। रेगुलरली गवर्नमेंट इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वैकेंसी जॉब्स वगैरह निकालती रहती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज काफी सारे लोगों को देती है, चाहे वो प्राइवेट बेसिस पे दे, सेमी गवर्नमेंट दे, या फिर 100% होलसेल गवर्नमेंट सेक्टर पे दे सकती है। तो गवर्नमेंट इसके रिलेशन में बहुत सारे अलग तरह के प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर रही है, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा बेटा नरेगा, ठीक है। नरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर 100% 100 डेज के लिए गारंटीड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और उसमें 100 डेज के लिए किसी भी वर्कर को वर्क दिया जाता है और साथ में उसका जो रेम्यूनरेशन रिसीव होगा, स्टाइफंड रिसीव होता है इसको 100 डेज के लिए। अच्छा, इसका प्लस पॉइंट क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने वर्क को कुछ बाइफर्गेट किया हुआ है। कुछ ऐसे लोग जो कि इलिटरेट हैं या सिर्फ मैनुअल वर्क ही करना जानते हैं तो उनके लिए मैनुअल वर्क प्रोवाइड करवा दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग जो कि टेक्निकल वर्क जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, उनके लिए उसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया था, वैसे ही वर्क उन्हें दिया जाता है। 100 डेज का फायदा क्या है, 100 डेज दैट मींस 3 मंथ्स एंड 10 डेज के लिए उनको एक वर्क की ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में स्टाइफंड दिया जाता है। तो 100 डेज में वो काम करना भी सीख रहे हैं और साथ में उनको वहां से कुछ रेम्यूनरेशन भी रिसीव हो रहा है जो कि उनका लाइवलीहुड का सोर्स बन जाता है। फाइन, आफ्टर 100 डेज वो इतना अपने वर्क को लेकर के एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अब अपने काम को मार्केट में जाके कहीं पे भी अपने किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन को गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके लिए। Isn't this कि 100 डेज के लिए पहले ट्रेनिंग ली, काम क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद में जाके अपना खुद का वर्क करना है स्टार्ट कर लिया उन्होंने। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को काम से ही काम करना सिखा दिया। गवर्नमेंट ने 100 डेज का अमाउंट दिया और उस पर लोग खुद ही अपने आप में कैजुअल वर्कर्स बन सकते हैं, लेबर क्लास वर्क कर सकते हैं वो, या फिर फॉर्मल सेक्टर में जाना चाहे तो फॉर्मल सेक्टर्स में जा सकते हैं और इससे गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो बर्डन रिड्यूस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट ने और कौन कौन से प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है फॉर द रिमूवल ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो रिमेंबर हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था बाय द नेम ऑफ पॉवर्टी, चैप्टर 4 वाज देयर। तो उस चैप्टर के अंदर बेटा रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस करवाया था। सो रिमेंबर जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं वो अपने आप में एक तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ही होते हैं। रीजन क्या है उसका, कोई भी पर्सन पुअर कब होता है, बताया था आपको मैंने, कोई भी पर्सन पुअर तब होता है जब वो अपनी नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसकी इतनी भी इनकम नहीं है कि अपनी वो बेसिक नेसेसरीज को फुलफिल कर सके। तो उस सिचुएशन को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था, वही सारे प्रोग्राम्स एज इट इज हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन को रिमूव करने के लिए है।
क्योंकि जैसे ही कोई पर्सन कहीं पे कुछ लाइवलीहुड गेन करेगा, कुछ सोर्सेज उसको रिसीव होंगे, और वी कैन से दैट कहीं पे भी कुछ उसको वर्क गेन हो जाता है, तो क्या होगा, उसका लाइवलीहुड इंक्रीज होगा, साथ में अपनी बेसिक नेसेसरीज को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी और साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो भी रिड्यूस होती चली जाएगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया जो कि कॉमनली हमारे दोनों जगह पे कवर हो जाते हैं। क्लियर बेटा? सो हियर दिस वी हैव कंप्लीटेड द पॉइंट्स, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं, लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कंट्री में इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा है, वो क्यों? क्योंकि आज भी पॉपुलेशन जो है फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा इंड्यूस नहीं है, अपने कैलिबर को उतना डेवलप नहीं कर पा रही कि वो जाके फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कोई भी पर्सन वर्क करना चाहता है लेकिन उसको अपनी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग वर्क ऑक्यूपेशन गेन नहीं हो पा रहा है। एंड द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रही है, कौन कौन से प्रोग्राम्स को इनिशिएट करती है, हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, होप सो यू मे हैव लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।